नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सभी परीक्षाओं में पूछे जाने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जिसे हम लोग मिसलेनियस का नाम जानते हैं, उसे हम लोग इस वीडियो में क्विक रिवीजन के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीएससी प्रीलिम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यह दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं और उनमें जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जनगणना को रखा गया है। और भारतीय संविधान में टोटल 3 सूचियां हैं। इनमें आपका एक संघ सूची है, दूसरा आपका समवर्ती सूची है और तीसरा आपका राज्य सूची है। और इसे जो है संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है जनगणना को। और संघ सूची का विषय होने के कारण जो है जो इसका दायित्व है जनगणना कराने का, वह केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। और इसे संविधान के आर्टिकल 246 के तहत जो है केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है इसका दायित्व। भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो कार्यकाल में जनगणना प्रारंभ हुई थी और भारत में पहली बार आधिकारिक जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन कार्यकाल में शुरू हुई। और लॉर्ड रिपन कार्यकाल में 1881 में प्रारंभ हुई जो जनगणना शुरू हुई थी, इसके पश्चात प्रत्येक 10 साल में जो है जनगणना कराई जाती है। और वह 2021 की जो जनगणना आपकी है, 2021 की जनगणना, यह टोटल 16वीं जनगणना है भारत की। वर्ष 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया जो जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान करता है। और केंद्र सरकार ने जनगणना के महत्व को देखते हुए वर्ष 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया गया था। जनगणना विभाग का जो गठन है वो वर्ष 1961 में किया गया था और यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्रीय स्तर पर विभाग का जो शीर्ष अधिकारी होता है वह महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहा जाता है। और 2021 जनगणना जो चल रही है यह 16वीं जनगणना है और इसके जो जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वो डॉक्टर विवेक जोशी जी हैं। इनका नाम आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर विवेक जोशी जो है वह 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त हैं। और इसकी जो थीम रखी गई है 2021 की जनगणना की, वह जन भागीदारी से जन कल्याण इसकी थीम रखी गई है। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट 2011 की जनगणना को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना का जो नारा दिया गया था वह हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका नारा था। और इसके अनुसार कुल साक्षरता दर 73% थी और ग्रामीण साक्षरता दर वह 67.8% थी। शहरी साक्षरता दर 84.1% थी। और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में पाया जाता है और आपका 1084 है जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात 972 है और यह आपका अरुणाचल प्रदेश का है सभी राज्यों में। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य आपका है वह केरल है और यहाँ पर साक्षरता दर वो आपकी 94% है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में सभी राज्यों में और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है। भारत की जनसंख्या में वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के दौरान कुल 18.8 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। और वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो वार्षिक वृद्धि दर 16.4% रही है। वर्ष 1981 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। यह फैक्ट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी यह 15वीं जनगणना थी और 2021 जनगणना जो आपकी वह 16वीं जनगणना है। राज्यों,
राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में दादर और नगर हवेली में सबसे अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी और वह आपका 55.9% थी। राज्य संघ क्षेत्रों के अंतर्गत के संदर्भ में सबसे कम जो जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी वो आपकी नागालैंड में, और यहाँ पर माइनस में थी, -0.6%। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी 10 की, वो दादर और नगर हवेली में, और सबसे कम आपका नागालैंड में की गई थी। अगर जिला वाइज पूछा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला था वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और उसका जो नाम है वह कुरुंग कुमे है, और यहाँ पर 111.01% की जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज की गई थी। और दूसरा जो जिला आपका वो पुडुचेरी का जिला है, और यहाँ का जिला यानम है, और यहाँ पर 77.15% जो है जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। वर्ष 2025 तक मौजूदा जीवन प्रत्याशा जो वर्तमान में 67.5% है, इसे बढ़ाकर 70 वर्ष करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट मिशन है जिनमें आपका मिशन इंद्रधनुष है। इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों का टीकाकरण करना इसका उद्देश्य था। मिशन इंद्रधनुष जो आपका वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। पोषण अभियान को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था बच्चों, बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण कमी को जो है सुधारना इसका प्रमुख उद्देश्य था। पोषण अभियान जिसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे 25 सितंबर 2018 में शुरू किया गया था, और यह एक हेल्थ कवरेज था जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 5 लाख रुपए तक के जो है हेल्थ कवरेज देता है। आयुष्मान भारत इसे 2018 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 2 मिशन शामिल है इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे 2005 में शुरू किया गया था। दूसरा आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शहरी वाला आपका 2013 में शुरू किया गया था। ग्रामीण 2005 में और शहरी आपका 2013 में शुरू किया गया था। 2014 तक गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण इलाकों में जो 32 रुपये कमाते हैं प्रतिदिन वह गरीबी रेखा से ऊपर हैं, और साथ में जो है कस्बे तथा शहरों में जो 47 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं वह गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो काफ़ी कम है, 32 रुपये आपका ग्रामीण क्षेत्र में और 47 रुपये आपका शहरी क्षेत्र में यह निर्धारित किया गया है। गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। एशिया के शीर्ष नगरीकृत देश हैं, इनमें आपका सिंगापुर है, हांगकांग, मकाऊ और कुवैत। टोटल जो है यह सभी 100% नगरीकृत देश हैं एशिया के। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को हम लोग देख लेते हैं। भारत में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जो आपका है वह मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर 77,493 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा जो स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर 66,431 वर्ग किलोमीटर है वन। छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर है, ओडिशा में 52,156 और महाराष्ट्र में 50,798 वर्ग किलोमीटर है वनावरण। कुल मैंग्रोव आवरण भारत में टोटल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें शीर्ष 5 जो राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। यह जो है शीर्ष 5 मैंग्रोव आवरण वाले राज्य हैं। और इसी वन स्थिति रिपोर्ट में ही भारत में आदिवासी जिला घोषित किया गया था, और भारत में टोटल 218 आदिवासी जिला है पूरे आपके 26 राज्यों में, और सबसे अधिक आदिवासी जो जिला है वह मध्य प्रदेश में है, और इसकी जो संख्या आपकी 24 है। तो भारत में आदिवासी जिलों की संख्या 218 है, और सबसे अधिक आदिवासी जिला आपके मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर 24 है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के, जिसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आगरा का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपका चमड़ा उत्पाद है, अम्बेडकर नगर का वस्त्र उत्पाद, अमेठी का मोज उत्पाद, बदायूं का जरी जरदोजी उत्पाद, बरेली का जरी जरदोजी उत्पाद, जरी जरदोजी आपका कासगंज का भी है,
दूध प्रसंस्करण देसी घी आपका औरैया का है। बलरामपुर का, कौशाम्बी का और प्रतापगढ़ का यह खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। बलरामपुर दाल है, कौशाम्बी में केला खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत, प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आपका आंवला है और गोंडा में आपका खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आपका दाल है। उपयोग के आधार पर सब्जियों का कुछ वर्गीकरण किया गया है, उनको हम लोग देख लेते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम जो है ये सभी जड़ के अंतर्गत आता है। तना जो है ये आपका आलू होता है, अरबी होता है, गांठ गोभी, अदरक, हल्दी, प्याज और जिमीकंद ये सभी जो है तने का प्रकार होता है जिसे हम लोग उपभोग करते हैं। मृदा रक्षक फसलें, इनमें आपका मूंगफली, मूंग, उड़द, शकरकंद, लूसन जिसके हम लोग रिजका कहते हैं और बरसीम ये सभी जो है मृदा रक्षक फसलें हैं। फसलें 3 टाइप की होती हैं, इनमें आपका खरीफ है, रबी है और जायद। आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं कौन कौन सी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं। खरीफ फसलों के अंतर्गत आपका धान आता है, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और शकरकंद ये सभी जो है खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। रबी की फसलों में आपका गेहूँ है, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, मसूर, आलू और तंबाकू ये सभी फसलें आपके रबी के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं हम लोग जायद की, तो जायद की फसलों में आपका मिर्ची है, टमाटर है, सूरजमुखी, कद्दू, खरबूजा, तरबूजा, लौकी और खीरा ये सभी जो फसलें आपके जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। तिलहनी फसल कौन कौन सी होती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इनमें आपका सरसों है, अरंडी, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, अलसी, सोयाबीन और राई ये सभी जो है तिलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलों में आपका चना है, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन ये सभी जो है दलहनी फसलें हैं। आइए हम लोग खेती से रिलेटेड कुछ और फैक्ट कवर कर लेते हैं। अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर के नाम जानते हैं। मछली पालन को हम लोग पिसीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट के उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। शहतूत खेती या कृषि के लिए एक जो शब्द प्रयोग होता है वो आपका मूरीकल्चर होता है। केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फलों की खेती और कृषि की जाती है। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। ओलिवी कल्चर या जैतून कृषि इसके तहत की जाती है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर के उत्पादन से। रजत क्रांति को अंडा उत्पादन से संबंधित है। आलू उत्पादन को गोल क्रांति कहा जाता है। तिलहन उत्पादन को पीली क्रांति कहा जाता है। आइए कुछ हम लोग मुख्यालय को देख लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम जो केरल में स्थित है। चाय बोर्ड का मुख्यालय ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु जो कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान ये आपके त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मुख्यालय उनको हम लोग देख लिए हैं। आइए हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको कवर कर लेते हैं हम लोग। आलू का जो हरा रंग होता है ये सोलेनिन कारण होता है और मिर्ची में लाल जो रंग होता है वह कैप्सेंथिन कारण होता है। गाजर में लाल रंग होता है वह एंथोसाइनिन कारण होता है। मूली में तीखापन जो होता है वह आइसोसाइनेट कारण होता है। लहसुन की गंध का जो कारण होता है वह एलिसिन या डाई एलाइन डाई सल्फाइड कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वह लाइकोपिन कारण होता है। प्याज में लाल रंग जो होता है वह एंथोसाइनिन कारण होता है और हल्दी में पीला जो रंग होता है वह करक्यूमिन कारण होता है और गाजर का नारंगी जो रंग होता है वह कैरोटीन कारण होता है। काली मृदा, इसका जो क्षेत्र है जो फैलाव है भारत में वो आपके महाराष्ट्र में है, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का लावा क्षेत्र है जहाँ पर जो है काली मृदा पाई जाती है और इसमें कुछ प्रमुख रूप से फसलें उत्पादित की जाती है। इनमें आपका कपास है। कपास का जो उत्पादन है वो काली मिट्टी में अच्छा होता है। इसके पश्चात आपका सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूँ, मूंगफली और केला का जो उत्पादन होता है वो काली मिट्टी में काफ़ी अच्छा होता है।
इसमें आपका पोटास, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की जो है प्रचुरता होती है। आइए हम लोग देख लेते हैं काली मिट्टी में कमी किस किस चीज़ की होती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की जो है कमी होती है। आइए हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को देख लेते हैं। जैसे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। इसी प्रकार से 1986 को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष, 2003 को अलावड़ी जल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2004 को चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष वो 2008 को घोषित किया गया था। जैव विविधता वर्ष आपका 2010 को घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वर्षा वन 2011 को, 2014 को पारिवारिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को घोषित किया गया था और 2022 को कलात्मक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था और यह जो है भारत के अनुमोदन से यह किया गया है। लाल मृदा में लोहे की प्रचुरता होती है। लैटेराइट मृदा में लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। मरुस्थलीय मृदा में लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है और पर्वतीय मृदा में आपका पोटास, चूना और कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता होती है। गोल्डन फाइबर क्रांति आपके जूट के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होती है और सिल्वर फाइबर क्रांति यह कपास के उत्पादन में जो है वृद्धि से संबंधित होती है। मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है और ग्रे जो क्रांति होती है वो आपके उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होती है। गोल्डन फाइबर जूट से, सिल्वर फाइबर कपास, मूक क्रांति आपके मोटे अनाज से और ग्रे क्रांति आपका उर्वरक संबंधित है। फसलें, जलवायु का प्रकार। धान के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु चाहिए होती है और उसी प्रकार से मक्का के लिए उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु आवश्यक है। ज्वार के लिए उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु, बाजरे के लिए उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु, गेहूं के लिए समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु उचित होती है। उसी प्रकार से जौ के लिए समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है। आइए हम लोग कुछ हस्तांतरित कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को देख लेते हैं। रे के नाम से वियतनाम और लाओस में हस्तांतरित कृषि होती है। लोगन जो है यह पश्चिमी अफ्रीका कहा जाता है। कोनको यह वेनेजुएला में कही जाती है हस्तांतरित कृषि। तोंगिया यह म्यांमार में कही जाती है और लदांग जो है यह इंडोनेशिया में कही जाती है हस्तांतरित कृषि को। आइए हम लोग देश में देख लेते हैं। भारत में बेवर एवं दहिया या डहिया यह बुंदेलखंड संभाग जो मध्य प्रदेश में है यहाँ पर हस्तांतरित कृषि का नाम है। इसी प्रकार से जारा और एरका यह दक्षिण भारतीय राज्यों में कहा जाता है। पोडू या पेंडा यह आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। पामा दाबी, कोमन, ब्रिंगा यह धावी है ओडिशा में कहा जाता है और कुरुआ जो है हस्तांतरित कृषि कहा जाता है वो आपका झारखंड में कहा जाता है। भारतीय भेड़ों की विभिन्न नस्लों को हम लोग देख लेते हैं। दूध देने वाली जो नस्ल होती है वो आपकी कूका है। ऊन देने वाली नस्ल बीकानेरी और भाकरवाल है। मांस देने वाली नस्ल आपके शाहाबादी है। कालीन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ऊन देने वाली जो नस्ल आपका वो चोकला तथा मालपुरा है। तो ये आप नस्लें आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सी नस्ल किस पशु की है। इसी प्रकार से पशुओं में कुछ होने वाले रोग और उसके कारक को देख लेते हैं। पोंकनी जो रोग होता है वो आपका वायरस से होता है। थैलेला जो रोग होता है वह जीवाणु के कारण होता है। गिल्टी रोग जीवाणु से होता है और लंगड़ा बुखार आपका जीवाणु से होता है। आइए हम लोग कुछ फसल संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। फसल और संबंधित रोग। बाजरे में अर्गट रोग होता है। इसी प्रकार से मूंगफली में टिक्का या पणचित्ती रोग होता है। अरहर में उकटा रोग होता है। गेहूं में करनाल बंट रोग होता है। मछलियों में सैप्रोलेग्निया रोग कवक कारण होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में अफारा रोग दूषित आहार कारण होता है। गायों में मिल्क फीवर रोग कैल्शियम कमी कारण होता है। सलजम का वाटर कोर रोग यह मैग्नीज कारण होता है। फूल गोभी का व्हिप्टेल रोग यह मोलिब्डेनम की कमी से होता है और फूल गोभी का बटनिंग रोग नाइट्रोजन कमी होता है और फूल गोभी में ही ब्राउनिंग रोग आपका बोरान कमी से होता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य। वर्तमान में कुल 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है और इनमें जो है गन्ने की फसल के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य अलग से जारी किया जाता है। और इनमें आपका 7 अनाज होती हैं, 5 दालें होती हैं, 7 तिलहन फसलें होती हैं और 3 आपकी व्यापारिक फसलें हैं। 7 अनाज में आपका धान होता है, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ है। और 5 दालों में आपका चना, अरहर, तूर, उड़द, मूंग और मसूर। तिलहन फसलों में आपका रैपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम तथा राम तिल है। और व्यापारी फसलों में आपका कपास, खोपरा तथा कच्चा जूट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2022-23 के लिए जारी किया गया है, इसमें धान सामान्य कैटेगरी के लिए 2040 रुपये, ग्रेड ए 2060 रुपये प्रति कुंतल, ज्वार हाइब्रिड 2970 रुपये, मालदंडी 2990 रुपये प्रति कुंतल। इसी प्रकार से बाजरे का जो समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है वह 2350 रुपये है। रागी का 3578 रुपये, 1962 रुपये आपका मक्का का है। अरहर के लिए 66 रुपये प्रति कुंतल है। मूंग का 7755 रुपये प्रति कुंतल है। उड़द के लिए 6600 रुपये प्रति कुंतल। 5850 रुपये मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। सूरजमुखी का 64 रुपये प्रति कुंतल है। 4300 रुपये आपका सोयाबीन पीला वाला। तिल के लिए समर्थन मूल्य जो तय किया गया है वह 7830 रुपये है। 7287 रुपये राम तिल का है प्रति कुंतल। और कपास जो मध्यम रेशे का है वो आपका 6080 रुपये प्रति कुंतल है और लंबे रेशे का आपका 6380 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। उत्तर प्रदेश में वन आवरण कुल 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में मौजूद कुल वन आवरण राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है और राज्य के वन आवरण में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है 2021 में। और उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7421 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। राज्य के वृक्ष आवरण में 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल तथा प्रतिशत दोनों के मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक वनावरण आपका वो आपका सोनभद्र में है। कुल तथा प्रतिशत दोनों के दृष्टि से सबसे कम वनावरण आपके भदोही में है। सबसे अधिक वनावरण जो आपका सोनभद्र में है, सबसे कम आपका भदोही में है। वनावरण में सबसे अधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है वह सहारनपुर में दर्ज की गई है और सबसे कमी जो दर्ज की गई है वो आपके सोनभद्र में दर्ज की गई है। कुछ प्रमुख संगठन हैं, उनके स्थापना वर्ष और उसके मुख्यालय को हम लोग देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो स्थापना है वर्ष 1965 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना है वह वर्ष 1972 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जो स्थापना वर्ष 1969 में हुई है और इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम की जो स्थापना है वह वर्ष 1978 में हुई है और इसका जो मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना वर्ष 1894 में हुई है और इसका जो मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना है वह वर्ष 1957 में की गई है और इसका जो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की जो स्थापना वर्ष 1944 में की गई है और इसका जो मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की जो स्थापना है वर्ष 1863 में की गई है और इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है और इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई है और हेग जो आपका नीदरलैंड में स्थित है। नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन की जो स्थापना है वर्ष 1949 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है और ब्रुसेल्स आपके बेल्जियम में स्थित में है। यूनेस्को की जो स्थापना वर्ष 1945 में की गई है और इसका जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है। और ओपेक की जो
स्थापना है वो वर्ष 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की जो स्थापना है वो वर्ष 1946 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। COP28 जो 2023 में आयोजित होने वाला है, ये आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। COP27 का जो आयोजन हो चुका है वह शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था 2022 में। COP26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था और साथ में जो है उत्तरी आयरलैंड में। COP25 मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था वर्ष 2019 में। कुछ प्रमुख दिवस उनको हम लोग देख लेते हैं। विश्व कपास दिवस यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यह 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 2023 में कुछ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और यह किसकी अध्यक्षता में किए जाएंगे उनको हम लोग देख लेते हैं साथ में एक साथ। आसियान की जो अध्यक्षता वो 2023 में इंडोनेशिया करेगा। ब्रिक्स प्रेसिडेंटी 2023 इसकी जो अध्यक्षता वह दक्षिण अफ्रीका करेगा। एससीओ शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी वो अपना भारत देश करेगा। साथ में भारत जो है G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है और 2023 में G7 की जो अध्यक्षता है वह जापान करेगा। यह फैक्ट जरूर आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपकी परीक्षा के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह भी आपका है, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन जो है यह ताजिकिस्तान और नीदरलैंड के द्वारा जो है सह मेजबानी में आयोजित किया गया है 22 से 24 मार्च 2023 के मध्य। और इसका जो आयोजन है यह न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इसका आयोजन किया गया है। आप लोग कहाँ पर आयोजित किया गया, यह न्यूयॉर्क में। किसकी सह मेजबानी में, तो आपके ताजिकिस्तान और नीदरलैंड की सह मेजबानी में इसका आयोजन किया गया है 22 से 24 मार्च 2023 के मध्य। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जो जारी की गई है 22 सितंबर 2022 को भारत के महापंजीयन द्वारा। इसके अनुसार अशोधित जन्म दर जो आपका 19.5 है। कुल प्रजनन दर भारत की वह 2.0 है। प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर 0 से 7 दिन के वो आपके 15 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट आपका है, देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है और सबसे कम जो प्रजनन दर वो आपका सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप में जो है सबसे कम है। सबसे अधिक जो आपका बिहार और मेघालय के हैं प्रजनन दर है और सबसे कम आपका सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। आइए हम लोग देख लेते हैं जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या आपकी सीतापुर में है। सबसे कम वो आपके बागपत में है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की वह कौशाम्बी में है और सबसे कम जो प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए अनुसूचित जाति की जनसंख्या वो आपकी बागपत में है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जो जिला आपका है वो सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जो जिला है आपका बागपत है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशत वाला जो जिला आपका सोनभद्र है और सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत वाला जो जिला आपका वो बागपत है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वह गाजियाबाद में निवास करती है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वह श्रावस्ती में है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वह गाजियाबाद में निवास करती है और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनसंख्या आपकी श्रावस्ती में निवास करती है। अगर देखा है सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है सभी जिलों में, तो सबसे अधिक जो आबादी आपकी प्रयागराज में 2011 की जनगणना के अनुसार है। सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज में निवास करती है। सबसे अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर में देखी गई है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वो आपके गाजियाबाद में है। सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर में है। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वह कानपुर नगर में देखी गई है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपके ललितपुर में है। न्यूनतम लिंगानुपात ये आपके गौतम बुद्ध नगर में है और सबसे अधिक आपके जौनपुर में है। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख फसलें और प्रमुख किस्में। चना की पूसा 208 है। सोयाबीन की अलंकार है। सरसों की दुर्गामणि। मूंगफली की जूनागढ़, चंद्रा और कौशल है।
गेहूं की सोनालिका, सुजाता और जयराज है। मक्का के हिमालयन 123 है। कपास के श्यामली, लोहित, सुविन और सुजाता है। और काफ़ी की जो एक किस्म है आपकी ओल्ड चीक्स है। तो इस प्रकार जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी फैक्ट को कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।